हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो है वो मॉडर्न अलजेब्रा लेक्चर 1 होने वाली है। इससे पहले जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी वो वीडियो थी इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या क्या हमने कवर किया था? इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कवर किया था बेसिक सिलेबस के बारे में आईटी जैम के। दूसरा हमने कवर किया था कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आते हैं, किस टाइप के आते हैं, ये हमने कवर किया था। तीसरा हमने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स की एनालिसिस की थी। और चौथा हमने बताया था कि हमारी जो वीडियोज होंगी वो कितनी नंबर में कितनी अप्रॉक्स मिलेंगी टोटल आपको इस कोर्स के अंदर, मॉडर्न अलजेब्रा के कोर्स के अंदर। ये हमने पहले वीडियो में कवर किया। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिए। आपको चीज़ें दूसरे ये पहली वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएंगी, लिंक बना रहेगा इसलिए। ये वीडियो जो है वो मॉडर्न अलजेब्रा लेक्चर 1 होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स के बारे में जैसे कि किसी भी टॉपिक को कवर करने से पहले हमको उसके बेसिक्स के बारे में ज्ञान होना जरूरी होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक में लेक्चर 1 में बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम जैम का सिलेबस जो है उसके आधार पर चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि सेट थ्योरी एंड फंक्शन तो किसी जैम के सिलेबस में है ही नहीं। तो वही मैंने बताया कि किसी भी टॉपिक को कवर करने से पहले उसके बेसिस के बारे में पता होना चाहिए, तो वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसके लिए हम बेसिस के बारे में इसमें इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और उस बेसिक्स में हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, सेट थ्योरी और फंक्शंस। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ग्रुप जो होती है उसकी डिफिनेशन के लिए ही सेट थ्योरी के बारे में ज्ञान होना जरूरी होता है। अगर आप ग्रुप की डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और अगर आप सेट थ्योरी के बारे में नहीं जानते तो आप वो चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो कलेक्शन के बारे में होता है। मतलब किसी चीज़ का कलेक्शन ले लो और उसमें चीज़ें रिपीट ना हो तो वो जनरली सेट होता है। और उसमें दो चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, मतलब कि एक रूल हो जो कि सभी के लिए सेम हो, रूल जो कि सेम हो सभी के लिए। और दूसरी बात क्या हो, रिपीट ना हो चीज़ें उसमें। तो ये जो होती है वो सेट की बेसिक कंडीशन जैसे कह दो तो वो सेट के लिए होती है। अब ये तो बेसिक कंडीशन के बारे में बात होगी। प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है? तो वो होती है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। इसका मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है कि जैसे कोई आपने ऐसा कलेक्शन लिया जो कि आपके लिए भी सेम हो और कोई दूसरा उसको कहीं और से भी उस सेट पे उस कलेक्शन को ऑपरेट करके अगर वो बनाता है जो सेट, वो सेम हो उसके लिए भी और आपके लिए भी सेम हो। ये नहीं कि आपने कलेक्शन लिया तो वो अलग आ रहा है और दूसरे ने कलेक्शन लिया तो अलग आ रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए क्या होता है डिफिनेशन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसमें नेसेसरी चीज़ है, मैंडेटरी चीज़ है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और वेल डिफाइंड कलेक्शन। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए मतलब कि कोई भी चीज़ें उस सेट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई सेट लिया उसमें दो एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट करे जा रहे हैं तो वो सेट नहीं कहलाएगा, वो सेट कन्वर्ट होकर सिंगल एलिमेंट हो जाएगा उसमें। तो इसमें दो चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड पहली बात तो, और दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब कि जो रूल हो वो सभी के लिए सेम हो। ये नहीं कि आपके लिए दूसरा आपने रूल लगाया तो आपका जो सेट बन के आ रहा है वो दूसरा है और किसी दूसरे ने वो रूल लगाया तो सेट जो बन के आ रहा है वो दूसरा है, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ए सेट। जैसे कि हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो अगर हमने सेट ऑफ वॉवेल्स ले लिया, और सेट ऑफ वॉवेल जो है सभी के लिए सेम ही रहेगा। अगर आप ऑपरेट करते हैं तो भी AEIOU ही मिलेगा। कोई दूसरा बंदा अगर कहीं बाहर से ऑपरेट कर रहा है, अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये सेट जो होगा वो AEIOU ही आएगा। अगर हम जैसे एक कलेक्शन ले लें, हमने ले लिया कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास। अब ये हो सकता है कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अब ये हो सकता है सेट आपने बनाया, आपने ले लिया उसमें राम को ले लिया, श्याम को ले लिया, राहुल को ले लिया और शशांक को ले लिया, ऐसे करके कोई दो तीन एलिमेंट ले लिया आपने। अब ये हो सकता है इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके लिए तो गुड स्टूडेंट्स हों लेकिन मेरी नज़र से वो गुड स्टूडेंट ना हो। तो ये जो सेट है वो सभी के लिए सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा सभी के लिए। तो इसलिए ये जो बन के आ रहा है ये कलेक्शन तो होगा लेकिन सेट नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें मैंडेटरी चीज़ क्या है कि पहली बात तो इसमें ये वेल डिफाइंड होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब कि चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। और वेल डिफाइंड मतलब जो रूल हो वो सभी के लिए सेम होना चाहिए। मतलब रूल तो सेम ही रहेगा लेकिन रूल से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए।
अब जो होते हैं सेट जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। मतलब सेट जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के दो टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा टाइप क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसमें कोई सेट को डिनोट करने के लिए उससे पहले यहाँ पर जो होती है वो एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बता देते हैं, उसके बाद उसमें क्या रूल होगा वो बता देते हैं। जैसे कि अगर हमने ये ले लिया एज इक्वल टू कोई सेट ले लिया x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x लेस देन 5। अब ये क्या है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, मतलब कैसे नंबर्स आएंगे, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर आएंगे। तो ये इसको डिनोट करने के लिए क्या होता है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये रूल है, तो इसको लिखते हैं रूल फॉर कलेक्शन। तो दो चीज़ें में सेट बिल्डर फॉर्म में नेसेसरी होती हैं, पहला तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा रूल फॉर कलेक्शन। अब कोई भी बंदा अगर इस सेट को कन्वर्ट करता है तो वो ऐसे नेचुरल नंबर लेगा जो कि 5 से छोटे हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब ये जो कलेक्शन है वो सभी के लिए सेम है, अगर मैं करता हूँ तो भी यही नेचुरल नंबर आएंगे, अगर आप करेंगे तो भी यही नेचुरल नंबर आएंगे। तो ये पहली बात तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है। और ये फॉर्म कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसे अभी हमने पढ़ा सेट ऑफ वॉवेल्स, अब इसमें कोई एक रूल इस टाइप से नहीं लिख करके दिया गया है कि क्या रूल है और कैसे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, तो वो जो होता है वो डिनोट करने का दूसरा मेथड जो होता है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम सीधे एलिमेंट जो होते हैं उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, बस कि क्या क्या उस सेट में आ रहे हैं उसको सीधे ब्रैकेट में लिखते चले जाओ, वो होता है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। तो ये इस तरीके से दो टाइप हो गए सेट को रिप्रेजेंट करने के, पहला क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा फॉर्म क्या हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है सबसेट। सबसेट के बारे में भी आपने बेसिक स्टडी कर रखी हुई, लेकिन मैं बेसिक डिफिनीशन और बेसिक बता देता हूँ रिजल्ट्स उसके क्या कैसे होते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक अभी सेट ले लिया था एज इक्वल टू AEIOU, ठीक है, ये एक सेट है। बी एक ऐसा सेट ले लें AIO। अब जो बी के एलिमेंट्स हैं, जो सारे एलिमेंट बी के हैं वो ए में प्रेजेंट हैं, मतलब कि ए जो है वो बी को पूरी तरीके से कंटेन करे हुए हैं, ए जो है वो बी को पूरी तरीके से कंटेन करे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसी को बोलते हैं कि एक सेट का एक जो बी है वो ए का सबसेट है। जनरल अगर डिफिनीशन के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड डिफिनीशन के टर्म में, तो अगर लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाई बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में प्रेजेंट है, तो बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का, ठीक है। इसके दो रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट ये होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सारे एलिमेंट जो किसी सेट में प्रेजेंट है वो खुद में तो प्रेजेंट ही होंगे। मतलब एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एज एक्स बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग टू ए। मतलब अगर कोई चीज़ खुद में प्रेजेंट है तो खुद में तो प्रेजेंट होगा ही, तो इसलिए ये होता है कि ए जो हो जाता है वो सबसेट होता है ए। एक्स जो अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो खुद में बिलोंग तो करेगा ही, इसलिए ए जो होता है वो सबसेट होता है खुद का। दूसरा रिजल्ट क्या है कि फाई जो होता है वो सबसेट होता है एक्स का। इसको अगर देखना चाहें कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि फाई जो होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसकी डिफिनेशन क्या पढ़ी कि सारे एलिमेंट बी के होने चाहिए, वो ए में होने चाहिए। अगर इसी का काउंट्रा पॉजिटिव ले लें कि अगर बी में कोई एलिमेंट नहीं है, बी का कोई एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करे, तो वो भी सबसेट कहलाएगा। तो इसीलिए हम जानते हैं कि जो फाई होता है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट बिलोंग टू फाई। कोई भी एलिमेंट जो होता है फाई में बिलोंग ही नहीं करता है इस तरीके से कि वो सेट में बिलोंग कर जाए, मतलब कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू फाई सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू एस, इसलिए फाई जो होता है वो एक्स का सबसेट होता है। तो ये दो बेसिक डिफिनीशन, दो बेसिक रिजल्ट हैं। पहला कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, और दूसरा रिजल्ट क्या है कि फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ये तो बात होगी सेट्स के बारे में और सबसेट्स के बारे में। अब बात करेंगे हम फंक्शन के बारे में, फंक्शंस।
अब फंक्शंस आपने पढ़ रखा होगा, बेसिक डिफिनीशन की, अगर एक कोई दो सेट होते हैं, इसमें कोई दो सेट होते हैं, जैसे एक ये एक सेट हो गया और बी एक सेट हो गया, अगर मान लो इसमें ए बी सी एक ऐसे एलिमेंट है, 1 2 3 ऐसे एलिमेंट है, तो कोई एक रूल से इन दोनों को कनेक्ट कर दें, और वो रूल ऐसा होना चाहिए कि यूनिक होना चाहिए। पहली बात तो मतलब यूनिक रूल का मतलब ये हो गया कि इसका जो एलिमेंट हो वो एक ही एलिमेंट पे आना चाहिए, मतलब कि बी के जो एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता कि ए इस पे भी जा रहा है और ए इस पे भी जा रहा है, तो ये जो है वो फंक्शन नहीं है। ऐसा रूल होना चाहिए कि अगर ए बी सी इसमें है और 1 2 3 इसमें है, ये ए है ये बी है, तो ऐसा हो सकता है कि ए 1 पे जा रहा है और बी भी 1 पे जा रहा है, ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन नहीं हो सकती है। तो इसकी डिफिनीशन जो होती है फंक्शन की, वो बेसिक क्या होती है, उसको स्टडी करते हैं सबसे पहले। उसमें होता है कि लेट ए एंड बी बी एनी सेट्स एंड एफ एक फंक्शन है ए टू बी, इसमें डायरेक्शन नेसेसरी होती है कि कहाँ से कहाँ तक, तो ए से बी तक और जा रहा है फंक्शन, ये फंक्शन कहलाता है इच फंक्शन इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग टू बी सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए के सेट हैं, ए में जो एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए वो बी के एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए, मतलब जैसे ए यहाँ से 1 पे कनेक्ट हो गया, बी 1 से कनेक्ट हो गया, सी 2 से कनेक्ट हो गया, तो अब ये सेट है, ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें ए जो है वो 1 पे भी जा रहा है, ए 2 पे भी जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऐसा होना चाहिए कि ए के जो सारे एलिमेंट पहली बात तो कनेक्ट होने चाहिए, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो एलिमेंट मिले वो यूनिक मिले, मतलब कि ए एक ही पे जाए, बी एक ही पे जाए, सी एक ही पे जाए। ऐसा हो सकता है कि ए 1 पे गया, बी 1 पे गया, सी भी 1 पे हो सकता था, तो ये भी तभी ये सेट होता। लेकिन अगर ए 1 पे जाए, ए 2 पे भी जाए, ए 3 पे जाए, तो ये सेट, तो ये फंक्शन नहीं होता। सेट तो होता, वो मैंने गलत रॉन्ग बोल दिया वहाँ पर, वो फंक्शन के बारे में बोल रहा था कि यहाँ पर ये जो है वो फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दो टाइप के जो फंक्शन होते हैं, बेसिक जो नेसेसरी होते हैं अपने किसी भी पॉइंट को कवर करने के लिए, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला तो होता है 1 1 फंक्शन, जिसको हम जनरली बोल देते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है ऑन टू फंक्शन, जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो कि दोनों को कंटेन कर दे उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एक होता है 1 1 फंक्शन, दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन, और ऐसे फंक्शन जो दोनों फंक्शन को कवर करें, मतलब जिसमें 1 1 की प्रॉपर्टी भी हो और ऑन टू की प्रॉपर्टी भी हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 फंक्शन के बारे में या इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में। तो 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जैसे ये सेट है ए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अभी, 1 1 फंक्शन के बारे में। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए, जिसमें कि एक एलिमेंट है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है। बी एक सेट ले लिया ए बी सी, जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी से। ठीक है, तो अगर ए के जो एलिमेंट है बी के एलिमेंट से डिस्टिंक्ट जाए, मतलब यूनिक जाए, मतलब यूनिक का मतलब क्या है कि ए जो जा रहा है वो किसी एक एलिमेंट पे जाए, बी सेकंड एलिमेंट जो है वो किसी अलग एलिमेंट पे जाए, और थर्ड एलिमेंट जो है वो किसी और अलग एलिमेंट पे जाए। ये नहीं कि बी के कोई एलिमेंट पे एक दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो। जैसे कि मैंने देखा था कि यहाँ पर ए बी सी करके और यहाँ पर 1 2 3 करके मैंने ऐसे कर दिया था कि ए 1 पे जा रहा है, बी भी 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। 1 1 फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, और जो सेट आखिरी में जनरेट होता है इधर वाला, कि जो जो एलिमेंट का सेट कौन कौन से एलिमेंट के प्री इमेज मिली है, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस सेट में ए भी 1 पे जा रहा था, बी भी 1 पे जा रहा था, तो ये 1 1 नहीं हो सकता। इसमें 1 1 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोडोमेन के हर एलिमेंट जो हो वो डोमेन के एक ही एलिमेंट से मैप हो। जैसे कि अगर हमने ये ले लिया कि ए 1 पे जा रहा है
1 जो है ए पे जा रहा है, 2 बी पे जा रहा है, 3 सी पे जा रहा है, ये 1 1 फंक्शन है। लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर हम ऐसे ले लेते 1 2 3 और इधर ए बी सी, 1 जा रहा होता सी पे, 2 जा रहा होता ए पे, 3 जा रहा होता बी पे, तब भी ये फंक्शन जो था वो 1 1 था। डिफिनीशन के अगर उससे देखें कि डिफिनीशन क्या होती है स्टैंडर्ड, तो वो होती है कि पहली बात तो 2 सेट लेने चाहिए हमको ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी हो, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, ठीक है। और एक फंक्शन है ए टू बी, कोई फंक्शन डिफाइन होगा तभी हम बात कर पाएंगे कि वो 1 1 है कि 1 2 है। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन होना चाहिए और जो कि 2 सेट पे होने चाहिए और डायरेक्शन क्या है ए से बी की तरफ, ठीक है। ये फंक्शन बी ए फंक्शन then f is called 1 1 या इंजेक्टिव if for every x1 not equal to x2 f of x1 not equal to f of x2। इसका मतलब क्या है कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो f of x1 f of x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर दो एलिमेंट डोमेन के सेम नहीं है, जैसे यहाँ पर ये 1 और 2 सेम नहीं है ना, तो इसके जो इमेज होनी चाहिए वो भी सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 1 अलग पे जाएगा और 2 अलग पे जाएगा, ये नहीं कि 1 भी सी पे जा रहा है 2 भी सी पे जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 और x2 तो अलग नहीं है लेकिन f of x1 और f of x2 अलग हो गए। मतलब x1 और x2 तो अलग अलग हैं लेकिन f of x1 और f of x2 जो हो गए वो सेम हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर x1 x2 अलग हैं तो f of x1 और f of x2 अलग होने चाहिए। या दूसरी क्राइटेरिया में हम ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी x1 इक्वल टू x2 f of x1 इक्वल टू f of x2। मतलब कि अगर दो एलिमेंट सेम हैं तो उसकी जो होनी चाहिए वो इमेज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे एक दो रिजल्ट मिल रहे हैं। सम रिजल्ट बात कर लेते हैं हम 1 1 फंक्शन के लिए। रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट क्या होता है कि अभी हमने देखा कि डोमेन के सारे एलिमेंट इसमें मैप होने चाहिए, ये फंक्शन की डिफिनेशन से। और 1 1 की डिफिनेशन से होता क्या है कि को डोमेन के जो सारे एलिमेंट हो उसकी प्री इमेज जो हो एक एक ही हो। मतलब कि प्री इमेज का अगर सेट बना है को डोमेन के एलिमेंट्स का वो सिंगल एलिमेंट है। तो इसलिए इन दोनों कंडीशन से क्या होता है कि ए, अगर ये ए सेट है ये बी सेट है, मतलब डोमेन सेट जो है वो ए है और को डोमेन सेट ये बी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए 1 1 के केस में। क्योंकि अगर कोई फंक्शन ले लिया, जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं आपको कि मैंने अगर मान लीजिए सेट आपको ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट ले लिया मैंने 1 2 3। मतलब कि मैं इसका काउंटर मतलब कन्वर्स लेकर के देखता हूँ कि क्या गलती हो रही है। जैसे मैंने ए इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया, ए में 1 2 3 4 ये एलिमेंट है और बी में 1 2 3 एलिमेंट है। तो अगर मैं अलग अलग मैप भी करना चाहूँ कि 1 को 1 पे मैप करा दूँ, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, तो 4 ये बच जाएगा, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 1 को 1 पे मैप करा दूँ, 2 को भी 1 पे मैप करा दूँ, 3 को 2 पे करा दूँ, 4 को 3 पे करा दूँ, तब ये 1 1 नहीं रह जाएगा। मतलब पहले के केस में क्या था कि वो फंक्शन नहीं बन रहा था, इस केस में 1 1 नहीं बन रहा है। तो इसके लिए 1 1 फंक्शन के केस में हमको क्या होना चाहिए कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक बेसिक इसकी काउंटिंग भी आती है कि एग्जाम्स में आ जाते हैं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होंगे फ्रॉम ए सेट टू अदर सेट। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसको मैं एक रिजल्ट के रूप में या आपको एक रिजल्ट ही मान लीजिए, इसको नोट के रिजल्ट के रूप में आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ m elements to a set of n elements। इसका मतलब क्या है कि a जो है, अगर मैं एक फंक्शन मान रहा हूँ a टू b जिसमें a की कार्डिनलिटी क्या है वो m है और b की कार्डिनलिटी n है, तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो m n से छोटा होगा या m बड़ा होगा n से, मतलब m छोटा होगा या बराबर होगा n के और m बड़ा होगा n के। तो अभी मैंने बताया कि 1 1 फंक्शन के केस में m हमेशा n से छोटा होना चाहिए, मतलब डोमेन जो होना चाहिए वो को डोमेन से या तो छोटा होना चाहिए बराबर होना चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं बनता या 1 1 फंक्शन नहीं बनता। तो अगर मैंने ये ले लिया m ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन n, तो इस केस में होगा कि कोई 1 1 फंक्शन मिलेगा ही नहीं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा। और अगर ऐसा लेते हैं
कि m लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उसके केस में क्या होता है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होते हैं, NCM फैक्टोरियल m, मतलब कि डोमेन जो होता है, कोडोमेन जो होता है, उसके एलिमेंट से हम पहले m एलिमेंट उठाएंगे, उसके बाद जो डोमेन में m एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल लेंगे। मतलब कि जैसे कि मैं अगर दिखाना चाहूँ एग्जाम्पल से, कि एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम a set of two element to a set of थ्री एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होगा कि ए की कार्डिनलिटी क्या है, वो 2 है, बी की कार्डिनलिटी क्या है, वो 3 है, क्योंकि हम मैप जो ले रहे हैं वो जनरल मैप हम यही लेंगे आप ए टू बी। तो अगर मैं आपको लिख के नहीं देता हूँ तो भी आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो मैप है वो ए टू बी है। तो इसमें ए की कार्डिनलिटी क्या है, 2 है, और बी की कार्डिनलिटी 3 है। तो नंबर आप अगर वन वन फंक्शन के बारे में बात करें, नंबर आप वन वन फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या होगा, 3C2 फैक्टोरियल 2, मतलब कि फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। मतलब अगर नंबर आप वन वन फंक्शन पूछे 2 एलिमेंट से सेट से 3 एलिमेंट के सेट पे, तो वो कितने बनेंगे, 6 वन वन फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो वन वन फंक्शन के बारे में आप जान गए होंगे, उसके जो रिजल्ट होते हैं वो। और इस रिजल्ट पे मतलब ये जो हमने अभी पॉइंट कवर किया है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट टू सेट ऑफ 3 एलिमेंट, सेट ऑफ m एलिमेंट टू सेट ऑफ n एलिमेंट्स, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। इस रिजल्ट पे कभी कभी काउंटिंग आ जाती है कि नंबर ऑफ फंक्शन पूछ लेगा 2 एलिमेंट से 3 एलिमेंट पे या 3 एलिमेंट से 4 एलिमेंट पे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं IIT JAM के एग्जाम में। या अगर आप किसी आप DU BHU या MSc इंटर्न्स की प्रिपरेशन करेंगे अगर आप आगे, पहले तो आप JAM की प्रिपरेशन करिएगा, तो अगर उन टॉपिक को कवर करते हैं तो उसके एग्जाम में ये इस पॉइंट पे क्वेश्चन आते रहते हैं। सेकंड बात करेंगे हम ऑन टू फंक्शंस के बारे में। ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, तो अभी हमने वन वन फंक्शन के बारे में बात की कि जैसे हमने यहाँ पे सेट लिया था 1 2 3 4, उसके बाद इधर सेट लिया था ABC, फिर हमने दिखाया कि इसमें किस तरह से मैप हो सकते हैं। वन वन फंक्शन के केस में अलग अलग पे जाना चाहिए, मतलब कोडोमेन के प्री इमेज का सेट बनाए तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एक यूनिक सेट होना चाहिए, मतलब कि ए के अगर प्री इमेज देखे तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट आना चाहिए, बी के प्री इमेज में केवल एक ही एलिमेंट आना चाहिए, सी के प्री इमेज के सेट में केवल एक ही एलिमेंट आना चाहिए। ये तो हो गया था वन वन फंक्शन का केस। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है कि कोडोमेन जो होता है उसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। मतलब कि अगर कोडोमेन में 3 एलिमेंट हैं तो तीनों एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट से मैप होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट है वो बचा रह जाए, मतलब उसकी प्री इमेज मिले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर मैप ले लूँ इस टाइप से कि 1 जो है वो ए पे जा रहा है, 2 भी ए पे जा रहा है, 3 बी पे जा रहा है, 4 सी पे जा रहा है, तो यहाँ पर कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई ना, तो इसलिए ये जो होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। अगर मैंने इसी तरीके से एक सेट ले लिया, ए ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया ए बी, ठीक है। अब अगर ऐसा कर दूँ 1 भी ए पे जा रहा है, 2 भी ए पे जा रहा है, 3 भी ए पे जा रहा है, मतलब तीनों एलिमेंट जो हो सेम एलिमेंट पे जा रहे हैं और बी की प्री इमेज ही नहीं मिल रही है, तो ये क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो उसके लिए होनी चाहिए कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। अगर जनरल स्टैंडर्ड डेफिनेशन से बात करें तो कह सकते हैं कि ए और बी दो सेट लिया मैंने, ए एंड बी, और दोनों सेट होने चाहिए नॉन एम्प्टी, ए भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बी भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और फंक्शन क्या लिया, ए टू बी, लेट ए कामा बी नॉन एम्प्टी सेट एंड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन है, ये फंक्शन, ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, जब फॉर एवरी y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या है कि y के b जो कोडोमेन सेट है ना, और a क्या डोमेन सेट, तो कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट, तो कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट की के लिए ए में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए।
बेसिक बेसिक अगर बोलचाल की भाषा में अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, यही लिखा था यहाँ पर भी, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी कि फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए। मतलब कोडोमेन के जो भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो हो जाता है तुम्हारा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें, जैसे कि अगर मैंने सेट ले लिया इस तरीके से, ए इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 और बी इज इक्वल टू ले लिया 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 इधर ले लिया 5 6 7, ये ए है ये बी है। एक मैप मैं इस तरीके से ले लूँ कि 1 5 पे जा रहा है, 2 भी 5 पे जा रहा है, 3 भी 5 पे जा रहा है। ठीक है, दूसरा मैप ले लिया 1 2 3 5 6 7, 1 जा रहा है 6 पे, 2 जा रहा है 6 पे, 3 जा रहा है 7 पे। ठीक है, एक मैंने मैप ले लिया 1 2 3, इधर ले लिया 5 6 7, 1 जा रहा है 5 पे, 2 जा रहा है 6 पे, 3 जा रहा है 7 पे। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये भी ए सेट है और ये भी बी सेट है। अब अभी मैंने ऊपर डिफिनेशन क्या दे रखी थी कि फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी, फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए। मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए ए में। लेकिन यहाँ पर जो 6 और 7 है उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये केस है, 5 की जो है प्री इमेज नहीं मिल रही, तो ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जबकि इस केस में देखें कोडोमेन के जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेज यहाँ पर मिल रही है, तो ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर स्टडी की थी 1 1 फंक्शन के लिए काउंटिंग की, मतलब कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू डिफरेंट सेट, उसी तरीके से ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करें। उससे पहले हम 2 3 रिजल्ट लिख लेते हैं। जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि कार्डिनलिटी क्या होगी डोमेन सेट की और कोडोमेन सेट की, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट क्या है कि जैसे अभी हमने वहाँ पर देखा था कि कोडोमेन सेट वहाँ पर बड़ा हो सकता है लेकिन डोमेन सेट छोटा ही होना चाहिए, वरना वो या तो फंक्शन नहीं बनता था या तो 1 1 फंक्शन नहीं बनता था। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो उसका उल्टा है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होनी चाहिए वो बड़ी हो सकती है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्स लेकर के देखूँ तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर मैंने ए ले लिया 1 2 ले लिया और बी सेट ले लिया 1 2 3। ठीक है, अब अगर मैंने ये सेट बना दिया 1 2 यहाँ पर ले लिया और यहाँ ले लिया 1 2 3, तो ये अगर हम अलग अलग भी मैप कर दें कि 1 को 1 पे मैप कर दे, 2 को 2 पे मैप कर दे, या 1 को 1 पे मैप कर दे, 2 को 3 पे मैप कर दे, तो भी कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट तो छूट ही जाएगा ना जिसकी प्री इमेज ही नहीं मिलेगी, तो मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसलिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि कार्डिनलिटी ऑफ ए हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ बी से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वरना फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं बनता। अब हम बात करेंगे काउंटिंग की। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट, मतलब कि किसी फाइनाइट सेट से दूसरे फाइनाइट सेट पे अगर हम ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट करें तो कितने होंगे। मैंने मान लिया कि फंक्शन जो है वो ए टू बी है और ए की कार्डिनलिटी क्या है एन है और बी की कार्डिनलिटी क्या है एम है। इस केस में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू अदर फाइनाइट सेट कितने होंगे। तो इसकी रिजल्ट होता है समेसन आर इक्वल टू 0 टू m माइनस 1 MCR, ठीक है, m माइनस आर की होल पावर n माइनस 1 की पावर r। फिर से एक बार देख लीजिए, समेसन r इक्वल टू 0 टू m माइनस 1 MCR m माइनस r की होल पावर n माइनस 1 की होल पावर r। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैम में भी शायद 1 या 2 बार पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और बाकी इंट्रेंस में तो आते ही रहते हैं क्वेश्चन। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू अदर फाइनाइट सेट कितने होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया इस वीडियो में। पहले तो सेट के बारे में बात की, बेसिक कि क्या कैसे सेट होता है, उसके बाद हमने बात की सबसेट के बारे में, फिर हमने फंक्शन के बारे में थोड़ी बात की,
उसके बाद हमने बात की वन वन फंक्शन क्या होते हैं और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई सेट ऐसा है जिसमें वन वन फंक्शन भी हो, वो सेट मतलब वन वन फंक्शन की क्राइटेरिया को भी होल्ड करे और ऑन टू फंक्शन की क्राइटेरिया को भी होल्ड करे, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तो हमने बात कर ली थी कि अगर डिफिनीशन से देखना हो कि अगर वन फंक्शन के लिए क्या होता है कि अगर कोडोमेन के एलिमेंट अलग अलग हैं तो कोडोमेन के एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, या डोमेन के दो एलिमेंट सेम हो तो कोड जो उनकी इमेज हो वो सेम अलग अलग सेम होनी चाहिए, तो वन वन फंक्शन होना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या होता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे। ये तो बेसिक डिफिनीशन से हो गई। लेकिन अगर आपको मान लीजिए दे दिया जाए, कोई ऐसा दे दिया जाए कि जिसमें आप ग्राफ बना सकते हैं, तो उस ग्राफ को बनाने के बाद आप कैसे जानेंगे कि वो फंक्शन वन वन है या ऑन टू। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वन वन फंक्शन के बारे में, ऑन टू फंक्शन के बारे में, और फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया था कि उसका अगर ग्राफ देखना हो तो कैसे देखें, तो उन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर इस तरीके से हो, ये कोऑर्डिनेट है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है, अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब ये वाई एक्सिस है तो इसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचें, ये हमने लाइन ड्रॉ की, अगर ये ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो तो तुम्हारा फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर ये जो है ये ग्राफ हमने लिया था, इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये तो फंक्शन है। अगर मान लो आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल से दिखाना चाहूँ, ये ले लिया मैंने और ग्राफ मैंने ले लिया इस तरीके का। ठीक है, अब ये मैं अगर यहाँ से कट करूँगा तो ये एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो हमको ऐसा देखना पड़ेगा अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन को देखने के लिए कि पहले हम उसका ग्राफ प्लॉट करें और उसके किसी भी पॉइंट पे वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन खींचें तो वो उस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करे। अगर केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन है, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे किसी भी पॉइंट मतलब कहीं भी अगर उस कर्व पे हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं, वो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये तुम्हारा फंक्शन है, ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो फंक्शन के लिए हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करेंगे हम वन वन फंक्शन के लिए, सेकंड बात कर रहे हैं हम वन वन फंक्शन के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। वन वन फंक्शन के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने फंक्शन के बारे में देखा कि ग्राफ प्लॉट करो और उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी थी वाई एक्सिस के पैरेलल, वो अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन है, एक से ज़्यादा पे कट करे तो फंक्शन नहीं। उसी तरीके से वन वन फंक्शन के लिए क्या होता है कि अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, जैसे हमने ये ले लिया एक्स, एक्स डैश और वाई, वाई डैश, अगर मैंने ये ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है, फिर उसमें था कि वर्टिकल लाइन की, और हाँ मैंने गलत शायद बोल दिया, उसमें वहाँ वर्टिकल लाइन है, वो यहाँ पर जो ऊपर ये है इसके लिए ये लाइन खींचनी है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं, यहाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, और जो नीचे इस वाले में है इसके लिए चाहिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वन वन और ऑन टू के लिए चाहिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वन वन फंक्शन में होता है कि पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। अगर ये ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करती है, मैंने ये ग्राफ सही से बनाया नहीं है, अगर ये ग्राफ ऐसे फ्लैट रहेगा तो ये इन्फाइनेटली मिनी पॉइंट पे कट कर रही है तब तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये इसी तरीके का ग्राफ है जैसे यहाँ पर ये इन्फाइनेटली मिनी पॉइंट पे कट कर रही है तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर मैंने ग्राफ इस तरीके का बना दिया, ये मैंने लिया और ग्राफ बनाया ऐसे करके, ठीक है, अब ये किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे, और हमको ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पॉइंट पे चेक करना है कि एक पॉइंट पे अगर हमको गलत मिल गया कि जैसे यहाँ पर हमको मिल गया इस पॉइंट पे, यहाँ पर मिल गया कि यहाँ इनफाइनेटली बार कट कर रहा है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, वन वन फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे चेक किया होता, इस पॉइंट पे कट कर ऐसे करने पर ये केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था, तो केवल एक पॉइंट से हम देख करके किसी फंक्शन के वन वन और ऑन टू और फंक्शन ना होने के बारे में बात नहीं कर सकते, या फंक्शन होने के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तब तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन नहीं है, या वन वन फंक्शन नहीं है, या ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मिल जाए
कि एक पॉइंट से ज़्यादा पे फॉलो कर रही है और किसी पॉइंट पे फॉलो नहीं कर रही है तो वो वन वन फंक्शन उस केस में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये इस पॉइंट पे तो फॉलो कर रही थी कि केवल एक बार कट कर रही थी, तो ये तो तुम्हारा हो गया था वन वन फंक्शन, लेकिन यहाँ पर इनफैक्टली मिनी पॉइंट कट कर रही थी तो ये वन वन फंक्शन उस केस में नहीं हुआ। तो वन वन फंक्शन के लिए क्या होता है कि हम एक लाइन खींचे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, वो ग्राफ को या तो एक बार कट करे या तो कट ही ना करे, मतलब एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट उसमें होना चाहिए कि एटमोस्ट वन पॉइंट पे ये कट करना चाहिए। वहाँ पर क्या था वर्टिकल वाले में, वर्टिकल वाले टेस्ट में ये था कि हमको एक कम से कम मतलब उसमें मैंडेटरी था कि एक ही पॉइंट पे कट करें, इसमें मैंडेटरी था कि एक ही पॉइंट पे कट करें, लेकिन वन वन फंक्शन के केस में क्या है कि एटमोस्ट वन पॉइंट पे ये कट करना चाहिए। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचें तो ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। हो सकता है कि ग्राफ कट ही ना करें, मतलब यहाँ पर अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे होते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये ग्राफ को कहीं नहीं कट कर रहा, तो भी ये फंक्शन वन वन है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम थर्ड रिजल्ट, थर्ड पॉइंट जो कि ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम इसमें भी ग्राफ ही प्लॉट करेंगे पहले तो, और उस ग्राफ को देखने के बाद ये देखेंगे कि वो ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है। जैसे हमने बाकी में देखा, जैसे अगर मैं ये ग्राफ ले लूँ तो इसमें होता है कि हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे यहाँ पर एक बार कट किया है, ठीक है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है पहली बात तो, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये वहाँ तक कि एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट करना चाहिए, यहाँ एटलीस्ट वन पॉइंट पे कट करना चाहिए, मतलब कि कम से कम एक पॉइंट पे तो कट करना ही करना चाहिए। एक से ज़्यादा पे कट कर रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, तो यहाँ पर तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ एक ग्राफ खींच दें, यहाँ हम एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये ग्राफ को कहीं नहीं कट कर रहा, तो ये इस केस में ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और फंक्शन के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि अगर हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, फंक्शन के लिए होता है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट देखते हैं, मतलब एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए, एक से ज़्यादा या एक से कम पे कट करने पे वो फंक्शन नहीं होगा। वन वन फंक्शन के केस में क्या है कि ग्राफ प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर वो एक पॉइंट पे कट करती है या एक से कम पॉइंट पे कट करती है, मतलब एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट करती है, तब तो वो वन वन फंक्शन है। अगर उससे ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन के केस में क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसमें भी करते हैं, और इसमें होता है कि कम से कम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर एक पॉइंट पे कट करती है या एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तब तो वो ऑन टू है, और अगर ऐसा होता है कि किसी पॉइंट पे ग्राफ को कट नहीं करती, मतलब कि कोई कट नहीं मिलते हैं ग्राफ पे वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करने के बाद, तो तुम्हारा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने बात की सेट थ्योरी के बारे में, बेसिक सेट थ्योरी के बारे में बात की, सबसेट के बारे में बात की, फंक्शन के बारे में बात की, वन वन फंक्शन के बारे में बात की, ऑन टू फंक्शन के बारे में बात की, और उसके रिजल्ट्स के बारे में बात की, और उसका काउंटिंग के बारे में बात की, और लास्ट में हमने बात की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसके बाद के बारे में बात करेंगे, रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आप इस टॉपिक को पहले कवर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आप पेड बैच के हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया होगा वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, फिर आपकी जो क्वेरी है आप वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।